नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी शुरू करें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस मौके पर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और चीन के स्टार्टअप्स के बीच एक तुलना पेश की। इस तुलना ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और उसकी कुछ ऐसी खामियों को उजागर किया है जिसकी खूब चर्चा की जा रही है। हम एक बार स्टार्टअप क्या है ये समझ लेते हैं, फिर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या फिर सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं। दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए और दूसरे नंबर पर चीन का नंबर आता है। स्टार्टअप महाकुंभ के इवेंट के दौरान पीयूष गोयल ने एक पीपीटी दिखाई और भारत और चीन के स्टार्टअप्स को कंपेयर किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स फूड डिलीवरी एप्स, आइसक्रीम और कुकीज के स्टार्टअप्स पर काम कर रहे हैं। भारत के स्टार्टअप्स इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी एप्स, बेटिंग एप्स बना रहे हैं। रील्स और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन के स्टार्टअप्स ईवी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड एआई, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, डीप टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। भारतीय इकोसिस्टम की खामियां बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स फूड डिलीवरी एप्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे भारत में मौजूद बेरोजगार युवाओं को सस्ते श्रम बल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमीर वर्ग बिना मूवमेंट किए अपने प्लेस पर खाना मंगा सके। वहीं इंस्टेंट ग्रोसरी एप्स लोगों को आलसी बना रहे हैं और इनमें पेशेंस यानी धैर्य को खत्म कर रहे हैं। इन एप्स में एक बहुत तेज लॉजिस्टिक सप्लाई पर जोर दिया जाता है, जो कि रिसोर्सेज की बर्बादी है। वहीं चीन की कंपनीज ली ऑटो और BYD इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में बड़ा नाम बनकर उभरी हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत चीन से बहुत पीछे है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यूएसए में ओपन एआई जैसी कंपनीज हैं। चीन ने इनका मुकाबला करने के लिए डीप सीक को लॉन्च कर दिया, जिसने दिखाया कि कम कीमत में भी वैश्विक स्तर का एआई मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं भारत को अभी एक वैश्विक मानकों वाला एआई मॉडल तैयार करना है। सरकार अभी इस पर आए प्रस्तावों को लेकर विचार कर रही है। ऐसे ही ई कॉमर्स कंपनीज में भारत ने कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो तैयार की है, लेकिन इनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया बेस्ड है। मतलब ये कि ज्यादातर कस्टमर भारत के ही हैं। इसके मुकाबले चीन ने अलीबाबा और शीन जैसी वैश्विक स्तर की कंपनीज तैयार की हैं। ऐसे ही चीन ने खुद को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर तैयार किया है। तकनीक की मैन्युफैक्चरिंग में चीन अव्वल है। भारत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन भारत इस मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन में बने पार्ट्स पर ही डिपेंड करता है। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी, जिसका मकसद भारत को जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स की इकोनॉमी में तब्दील करना है। साथ ही भारत में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन की बैठक अटेंड करके यात्रा के अगले पड़ाव में श्रीलंका पहुंचे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के ऐतिहासिक शहर अनुराधापुर की यात्रा की। अनुराधापुर श्रीलंका के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत अहम है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर संरक्षित किया गया है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जय श्री महाबोधि वृक्ष स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह उस शाखा यानी ब्रांच से विकसित हुआ जिसे एक भारतीय राजकुमारी श्रीलंका लेकर गई थी। देखिए, जय श्री महाबोधि वृक्ष पीपल का एक पेड़ है। मान्यता के मुताबिक ये बिहार के बोधगया में स्थित उसी वृक्ष की शाखा से उगा है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वृक्ष की शाखा को मौर्य राजा अशोक की बेटी और बौद्ध भिक्षुणी संघमित्रा द्वारा श्रीलंका ले जाया गया था। संघमित्रा का श्रीलंका आगमन आज तक श्रीलंका में एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को श्रीलंका में दिसंबर महीने में पूर्णिमा के दिन उडुआपा पोया के नाम से मनाया जाता है। राजकुमारी संघमित्रा श्रीलंका क्यों गई थी? अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो सुनिए। मौर्य शासक अशोक बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। न केवल फॉलोअर, राजा होने के नाते इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो किया जा सकता था अपने शासनकाल में उन्होंने किया, बल्कि इसी कड़ी में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के काल में ही किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में किया गया था। इस संगीति में यह डिसाइड किया गया कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई मिशंस विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इसके तहत गांधार, कश्मीर, दक्षिण भारत, कई ग्रीक किंगडम्स और श्रीलंका में मिशन भेजे गए थे। इनमें सबसे सफल मिशन श्रीलंका का माना जाता है, जिसे अशोक के बेटे महेंद्र ने लीड किया था।
बताते हैं कि महेंद्र के इस मिशन के दौरान राजा देवनामपिय तिस्से ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनकी राजधानी अनुराधापुर थी। जब राजा के महलों की कई स्त्रियों ने बौद्ध धर्म को अपनाने की इच्छा जाहिर की तो महेंद्र ने अपनी बहन संघमित्रा को बुलावा भेजा और तब संघमित्रा गया के महाबोधि वृक्ष की शाखा को लेकर श्रीलंका गई थी। घरेलू एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दामों में वृद्धि की घोषणा की गई है। सरकार ने हर घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। कीमतों में यह वृद्धि उज्ज्वला योजना और जनरल प्राइसिंग दोनों के सिलेंडर्स में की गई है। अब दिल्ली में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 553 रुपए का और सामान्य तौर पर 853 रुपए का मिलेगा, जबकि पहले उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 503 रुपए का और सामान्य तौर पर 803 रुपए का आता था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फ्लैगशिप स्कीम है। इसे 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से लॉन्च किया था। इसका मकसद ग्रामीण और वंचित परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे कि एलपीजी मुहैया कराना है। ऐसे परिवार परंपरागत तौर पर खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एलपीजी 2 ज्वलनशील फ्लेमेबल लेकिन नॉन टॉक्सिक गैसों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स रखी गई है। इस थीम के जरिए डब्ल्यूएचओ द्वारा सरकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों से मांओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 पर डब्ल्यूएचओ ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य है कि बच्चों और मांओं के जीवन की रक्षा करना। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक हर साल तकरीबन 3 लाख महिलाओं की प्रेगनेंसी या फिर बच्चे को जन्म देने के चलते मौत हो जाती है। दूसरा लक्ष्य है मांओं के स्वास्थ्य की सुविधाओं को अफोर्डेबल बनाना और तीसरे लक्ष्य में डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतर सर्विसेज मुहैया कराना, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकें। चौथे लक्ष्य के तहत मांओं के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही गई है। वहीं 5वें लक्ष्य के तहत मांओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने पर जोर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन 1950 से लगातार किया जा रहा है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी, आपको पता है। 1948 में स्थापित डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। डब्ल्यूएचओ कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी जिम्मेदारी है इसकी। डब्ल्यूएचओ के प्रशासन के लिए 2 बॉडीज जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया से मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, जिससे सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। इससे याददाश्त कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही एक उम्र के बाद होने वाली भूलने की बीमारी, जिसे डिमेंशिया कहते हैं, वक्त से पहले हो सकती है। अगर हम अपने बहुत रेगुलर कामों के लिए डिजिटल मदद पर निर्भर हो जाते हैं तो एक वक्त के बाद हम अकेले अपना काम करने की क्षमता खो देते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। वैसे ही अगर आपको मेंटली फिट रहना है तो एआई टूल्स के बजाय अपने दिमाग पर जोर डाला कीजिए। आप बताइए वो कौन से काम है जिनके लिए पहले आप अपने दिमाग का यूज करते थे लेकिन अब पूरी तरह से अपने स्मार्टफोन पर डिपेंड है। पहला सवाल है, पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के किसानों ने आइस स्तूप तकनीक अपनाई है। इसका मकसद है पानी की कमी से निपटने के लिए, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, कीट हमले को रोकने के लिए या फिर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दूसरा प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, हाल ही में आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद कन्नडिप्पाया को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब है विकल्प ए यानी केरल।
और अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय की योजना है। इसके तहत केवल चीन की सीमा से सटे गांवों का विकास करने का प्रावधान है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत है। यह गृह मंत्रालय की योजना है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों का विकास करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 10 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों को अपने रेजिडेंस पर इनवाइट किया था। इस मौके पर उन्होंने मुद्रा योजना को हर सरकार के लिए आई ओपनर बताया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। यह सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसका मकसद छोटे उद्यम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड मुहैया कराना है। इस योजना के जरिए कोलेटरल यानी गारंटी की जरूरत को खत्म करके लोन को बहुत आसान बनाया गया है। अप्रैल 2015 में योजना की लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन्स मुहैया कराए गए। इन लोन्स का अमाउंट 32.61 लाख करोड़ के करीब है। इस योजना ने ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने की नींव रखी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन बगैर गारंटी के दिए जाते हैं। इसके लिए योजना के भीतर कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। इन कैटेगरीज में शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस शामिल हैं। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। किशोर के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। वहीं तरुण के तहत 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। योजना जब लॉन्च की गई थी तब ये 3 ही कैटेगरी थी। साल 2024 में इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ योजना में एक नई कैटेगरी तरुण प्लस जोड़ी गई, जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लोन्स को कवर किया जाता है। इन लोन्स को कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के जरिए मुहैया कराया जाता है। और इस योजना को सही ढंग से लागू कराने के लिए वित्त मंत्री ने 2016 के बजट में मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का प्रावधान किया था। यह संस्था एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रही है और यह संस्था बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज को फाइनेंस करती है, जिससे ये मुद्रा योजना के तहत लोन मुहैया करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल मामला ये था कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने तमिलनाडु राज्य विधानमंडल के कई विधेयकों पर चुप्पी साध रखी थी। वे न तो इन विधेयकों पर अपनी सहमति दे रहे थे और न ही उन्होंने विधानमंडल को विधेयक वापस लौटाए थे। जब कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए विदहोल्ड किए गए थे। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आर.एन. रवि द्वारा विधेयकों को विदहोल्ड करना पूरी तरह से इलीगल एक्शन है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला लेते हुए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त घोषित किया। कोर्ट ने गवर्नर की भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा कि कॉन्फ्लिक्ट या विवाद के समय में गवर्नर को आम सहमति बनाकर मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। गवर्नर का काम अपने विवेक से राज्य मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने का होना चाहिए, न कि अवरोधक बनने का। उन्हें अपने सभी एक्शंस इस बात को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए कि वे किस संवैधानिक पद पर हैं। गवर्नर अपनी शपथ में संविधान और कानून के शासन की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना तथा राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का वचन लेते हैं। उन्हें अपने एक्शंस में अपनी शपथ के इन शब्दों का ख्याल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य की जनता ही विधायकों को राज्य विधानमंडल में चुनकर भेजती है। राज्य विधानमंडल द्वारा लिए गए निर्णय एक तरह से जनता की मर्जी को ही दिखाते हैं। राज्यपाल अपनी शपथ में राज्य के लोगों के कल्याण का जिक्र करते हैं। राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई में अवरोधक बनना शपथ के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोकने की टाइमलाइन भी निर्धारित की। आप एक बार अनुच्छेद 200 के प्रावधानों को समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक जब साधारण विधेयक को गवर्नर की मंजूरी के लिए उनके सामने लाया जाता है तो गवर्नर के पास 4 रास्ते होते हैं। एक तो वे विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं जिससे विधेयक कानून बन जाए। दूसरा रास्ता है कि विधेयक को रोक लिया जाए और उस पर साइन न किए जाए। इस तरह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा रास्ता है विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए सदन या 2 सदनों के केस में सदनों को वापस भेज दिया जाए। इस मामले में अगर बिल को संशोधनों के साथ या बगैर संशोधन के वापस गवर्नर के पास लाया जाता है तो उन्हें मंजूरी देनी होती है। और एक चौथा रास्ता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रोक लिया जाए। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 की डिटेल्ड व्याख्या की है। कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। उसे अनिवार्यतः राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में टाइमलाइन निर्धारित करते हुए कहा है कि यदि गवर्नर विधेयक पर अपनी सहमति रोक रहे हैं तो उसकी समय सीमा 1 महीने की होगी। इसके बाद गवर्नर को डिसीजन लेना ही होगा। दूसरे मामले में अगर गवर्नर ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधेयक पर सहमति को रोका है
तो इसके लिए समय सीमा 3 महीने की होगी। वहीं अगर विधेयक को रिकंसिडरेशन के बाद विधानसभा द्वारा वापस भेजा गया है तो उस पर निर्णय लेने की समय सीमा 1 माह निर्धारित की गई है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौत की सजा पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या पिछले लगभग 1 दशक में सबसे ज्यादा थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या ईरान, इराक और सऊदी अरब में दर्ज की गई। मौत की सजा देने के मामलों में इन देशों का 91% योगदान है। 2024 में 1518 लोगों को मौत की सजा दी गई। 2015 में यह आंकड़ा 1634 था। 2024 में मौत की सजा के मामलों में 2023 की तुलना में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन आंकड़ों में चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम शामिल नहीं है। चीन मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए जाते। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु दंड के लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के देश मौत की सजा को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों, विरोध जताने वालों, प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मौत की सजा दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 145 देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु दंड को इलीगल घोषित किया है या इसका यूज नहीं करते। भारत में मृत्यु दंड लीगल है। भारत में गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में मृत्यु दंड सबसे गंभीर अपराध और जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आते हैं। आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के लिए काम करता है। वैश्विक स्तर पर एक एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर। ये थिंक टैंक एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है, नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की 6वीं रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें साल 2024 के आंकड़ों पर आधारित डेटा दिया गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। खबर के मुताबिक भारत पवन और सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने जर्मनी को पीछे करके तीसरे पायदान पर जगह बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल वैश्विक स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा के जरिए 15% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया। यह रिपोर्ट बताती है कि नवीकरणीय और नाभिकीय शक्ति के जरिए दुनिया में 40.9% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया है। 1940 के बाद पहली बार यह आंकड़ा 40% का मार्क क्रॉस कर पाया है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में स्वच्छ साधनों की हिस्सेदारी 22% की रही। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत की लगभग 8% रही। वहीं पवन और सौर ऊर्जा ने कुल हिस्सेदारी 10% के करीब रखी। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 7% के करीब है। सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। यूएन द्वारा भारत को सोलर सुपर पावर कहा जा रहा है। देखिए, भारत ने यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कुछ एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस निर्धारित किए हैं। इनमें पहला है, भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा लक्ष्य है, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा लक्ष्य है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वहीं पांचवें में भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। एनडीसीज से मतलब क्या है? एनडीसीज से मतलब है किसी देश के ऐसे लक्ष्यों से जो कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश खुद के लिए निर्धारित करते हैं। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दर्ज कराई गई ये प्रगति भारत के एनडीसीज को पूरा करने में मदद करेगी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल डिवाइड। इसके लिए हिंदी शब्द है डिजिटल अंतराल। मतलब क्या है? मतलब है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल साधनों जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट की पहुंच है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक डिजिटल साधनों की पहुंच नहीं है। इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक वर्ग ऐसा है जिनके पास बेसिक फोन तक नहीं है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन वो उसका यूज केवल बात करने के लिए, कॉल करने के लिए कर पा रहे हैं। डिजिटल डिवाइड की एक खाई दुनिया में एक बड़ी असमानता पैदा कर रही है। तकनीक का विकास लगातार हो रहा है। सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिनमें लोगों का डिजिटल साधनों के प्रति सहज होना जरूरी है। डिजिटल साधनों का प्रयोग कर पाने की असमर्थता के चलते लोग वापस से मिडिल मैन पर डिपेंड हो रहे हैं। पहला सवाल, खबरों में रहा बेयर मार्केट पद संबंधित है। शेयर मार्केट में गिरावट, शेयर मार्केट में तेजी, रुपए में डॉलर के मुकाबले तेजी या फिर रुपए में डॉलर के मुकाबले कमी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। योजना के तहत लोन देने के लिए गारंटी जरूरी है। यह योजना केवल महिला व्यापारियों तक सीमित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार करना है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था,
पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के किसानों ने आइस स्तूप तकनीक अपनाई है। इसका मकसद है पानी की कमी से निपटने के लिए, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, कीट हमला रोकने के लिए या फिर मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। सही जवाब है पानी की कमी से निपटने के लिए, विकल्प ए। अगला प्रश्न था, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। सही जवाब है विकल्प सी यानी पाटलिपुत्र। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। भारत सरकार ने पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI जारी किया है। इंडेक्स में देश भर की 2.16 लाख पंचायतों को SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के प्रयासों के लिए रैंक दी गई है। पंचायतों के स्तर पर इस तरह का इंडेक्स भारत में पहली बार जारी किया गया है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडेक्स को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। इंडेक्स में SDG की 9 थीम्स के तहत पंचायतों को परखा गया है। इन थीम्स में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत 9 थीम्स हैं। इन 9 थीम्स के आधार पर इंडेक्स में पंचायतों को 0 से 100 के स्केल पर स्कोर दिया गया है। अगर किसी पंचायत का स्कोर 90 से 100 के बीच में है तो उसे अचीवर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर किसी पंचायत का स्कोर 75 से 90 के बीच में है तो उसे फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर किसी पंचायत का स्कोर 60 से 75 के बीच में है तो परफॉर्मर की कैटेगरी में जगह मिली है। अगर किसी पंचायत का स्कोर 40 से 60 के बीच में हो तो उसे एस्पिरेंट और 40 से कम स्कोर वाली पंचायतों को बिगिनर कैटेगरी में रखा गया है। इस इंडेक्स में 2.16 लाख पंचायतों में से 699 पंचायतों को फ्रंट रनर कैटेगरी में जगह मिली, 77,298 पंचायतों को परफॉर्मर कैटेगरी में तो 1,32,392 को एस्पिरेंट कैटेगरी में शामिल किया गया है। 699 फ्रंट रनर रही पंचायतों में सबसे ज्यादा 346 पंचायतें गुजरात की हैं। उसके बाद 270 तेलंगाना की और 42 त्रिपुरा से हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे भारत के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की पंचायतों का डेटा एक पोर्टल पर मंगाया था। इस डेटा को वैलिडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश की थी। इंडेक्स में शामिल की गई 2,16,000 पंचायतों के डेटा को संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के द्वारा वैलिडेट किया गया था। भारत के महानगरों से इन दिनों पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों, रेहड़ी पटरी वालों के एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। ये हालात तब हैं जब मेट्रो शहरों में पैदल चलने वालों के लिए अलग से पाथवे बनाए जाते हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक्टिव मोबिलिटी को एक समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक्टिव मोबिलिटी से मतलब है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के उन साधनों से जो मूवमेंट के लिए मोटर चालित वाहनों के बजाय ह्यूमन पावर का उपयोग करते हैं। एक्टिव मोबिलिटी के साधनों में पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्केट बोर्डिंग और अन्य गैर मोटर चालित साधन शामिल होते हैं। इसमें शर्त यही है कि इसका उपयोग यात्रा यानी मूवमेंट के लिए किया जाए, न कि मनोरंजन गतिविधियों के लिए। भारत में इन दिनों ट्रैफिक की समस्या, प्रदूषण और उससे जुड़े स्वास्थ्य के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक्टिव मोबिलिटी इन चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन और नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट NTOD पॉलिसी में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बेहतर विकल्पों में एक्टिव मोबिलिटी शामिल है। WHO के मुताबिक एक्टिव मोबिलिटी के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए बाइक या मोपेड के बजाय साइकिल का उपयोग करते हैं तो फ्यूल की कॉस्ट कम हो सकती है, जो कि एक आर्थिक लाभ है। ऐसे ही साइकिलिंग को फिजिकल वर्कआउट का बेहतर जरिया माना जाता है, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। व्हीकल एमिशन से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण के स्तर पर लाभ मिलेगा। एक्टिव मोबिलिटी की राह में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का मौजूद ना होना। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल के लिए डेडिकेटेड लेन की कमी लोगों को इनका यूज करने से रोकती है। आपको बता दें, यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड एक्टिव मोबिलिटी के मामले में लीडर है। नीदरलैंड में 35,000 किलोमीटर लंबी साइकिल लेन्स मौजूद हैं।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर, कस्बे या गांव में रहते हैं और क्या वहां साइकिल या पैदल चलने वालों के लिए कोई डेडिकेटेड लेन मौजूद है। आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कमी करने का फैसला किया है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। एमपीसी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं का दौर जारी है। वैश्विक व्यापार में टैरिफ वॉर का दौर चल रहा है। यूएस डॉलर कमजोर हो रहा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बन रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके रेपो रेट 6% तय की है। इससे पहले एमपीसी ने फरवरी 2025 में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके रेपो रेट को 6.25 निर्धारित किया था। देखिए, रेपो रेट से मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है। रेपो रेट कम होने से उधार लेने वालों को फायदा होता है। एमपीसी के रेपो रेट कम करने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आरबीआई लोन्स को सस्ता कर रही है, जिससे लोग पैसे ज्यादा खर्च करें। आरबीआई का पूरा फोकस इस समय ग्रोथ को बढ़ावा देने पर है और इसके लिए अगर रेपो रेट में और कमी करने की जरूरत होगी तो की जाएगी। साथ ही जब लोन सस्ते होंगे तो इंडस्ट्री के प्लेयर्स लोन लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिससे मार्केट में जॉब्स के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 5.75% तय किया है। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। इसकी सिफारिश जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा की गई थी। एसडीएफ को सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के मकसद से लाया गया है। दरअसल कई बार बैंक्स के पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है, तब वे रिवर्स रेपो रेट के जरिए आरबीआई में ये पैसा जमा कराते हैं। एसडीएफ एक तरह से रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है। इसमें बैंक्स को आरबीआई के पास कोलेटरल जमा नहीं करानी होती। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45B के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन हुआ था सितंबर 2016 में। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई की सब स्कीम के तौर पर कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी है। ये मंजूरी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ दी गई है। पीएमकेएसवाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को 2015 में हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के विजन के साथ लॉन्च किया गया था। हर खेत को पानी से मतलब है सिंचाई की सुविधाओं के कवरेज को बढ़ाना। वहीं पर ड्रॉप मोर क्रॉप में वाटर यूज एफिशिएंसी पर बल दिया जाता है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन जैसी कि ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। इसमें लगभग 80,000 किसानों को शामिल किए जाने की योजना है। इसके तहत सिंचाई सुविधाओं का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। वाटर अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन यानी SCADA और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीक के जरिए खेत के लेवल पर वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, जिससे कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। इससे अल्टीमेटली किसानों की आय बढ़ेगी। वाटर यूज एफिशिएंसी WUE से मतलब है फसल की उपज और उपयोग किए गए जल की मात्रा के अनुपात से। यह दिखाता है फसल के उत्पादन के लिए पानी का इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था है। इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी इसकी शाखाएं हैं। इसके अलावा एनजीटी को सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां हासिल हैं। एनजीटी में याचिका दायर करने के लिए वकील को हायर करने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित पक्ष जरूरी फॉर्मेट में आवेदन जमा करके व्यक्तिगत तौर पर ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है। एनजीटी को अपने स्वयं के निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति हासिल है। एनजीटी को अर्ध न्यायिक निकाय की कैटेगरी में रखा जाता है। पहला सवाल है, हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान?
और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंचायतें तेलंगाना राज्य की हैं। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा बेयर मार्केट पद संबंधित है शेयर मार्केट में गिरावट से, शेयर मार्केट में तेजी से, रुपए में डॉलर के मुकाबले तेजी से, या फिर रुपए में डॉलर के मुकाबले कमी से। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी शेयर मार्केट में गिरावट से। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। योजना के तहत लोन लेने के लिए गारंटी जरूरी है। यह योजना केवल महिला व्यापारियों तक सीमित है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और तीन। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन ही सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि योजना के तहत लोन लेने के लिए गारंटी जरूरी नहीं है। साथ ही यह योजना केवल महिला व्यापारियों तक सीमित नहीं है। 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भारत में सबसे बड़े होम्योपैथिक सिंपोजियम का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। यह आयोजन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH, द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH के द्वारा किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH होम्योपैथी से जुड़े प्रोफेशनल्स के रेगुलेशन का काम करता है। वहीं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH का काम होम्योपैथिक लैब्स में रिसर्च को बढ़ावा देना है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है और इसी के चलते होम्योपैथी दिवस का आयोजन 10 अप्रैल को किया जाता है। गौरतलब है कि होम्योपैथी की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सीय प्रणाली है जिसमें समः समम शमयति या समरूपता दवा सिद्धांत का पालन किया जाता है। होम्योपैथी उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है जिसके मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा करने वाला कोई सब्सटेंस या पदार्थ बीमार व्यक्ति में भी इसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है। 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से चली आ रही होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल सिस्टम है। होम्योपैथी की दवाएं जानवरों, पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार होती हैं। ये दवाएं लागत प्रभावी होती हैं, साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें लॉ ऑफ मिनिमम डोज का पालन किया जाता है, मतलब ये कि मेडिसिन का डोज जितना कम होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। आपको बता दें कि भारत में प्रचलित आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल हैं। भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन वक्त के साथ इस एक्ट में मौजूद गैप्स के चलते इस फील्ड में कुछ चुनौतियां आने लगी। इन मुद्दों से निपटने के लिए और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करने के लिए होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिपील करके नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2020 एक्ट को लागू किया गया। इसके जरिए ही 2021 में नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का गठन किया गया। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एनर्जी इंप्लीकेशंस ऑफ AI पर पहली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया AI के नए नए एप्लीकेशंस तैयार कर रही है। इसके चलते 2030 तक डेटा सेंटर्स द्वारा बिजली की खपत दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और CO2 उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए नई चुनौतियां पैदा होंगी। डेटा सेंटर ऐसे तकनीकी केंद्र होते हैं जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे इंटरनेट सेवाएं, ऑनलाइन ऐप्स और AI आधारित तकनीकें बेहतर तरीके से संचालित होती हैं। हालांकि रिपोर्ट में एक होप भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक AI के जरिए ही ऐसी तकनीकें तैयार की जा सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्रभावी तरीके से किया जा सके। 2024 में डेटा सेंटर्स ने वैश्विक स्तर पर 1.5% इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया। यह आंकड़ा हर साल 12% की सालाना दर से बढ़ रहा है। 2030 तक डेटा सेंटर्स वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 3% की हिस्सेदारी रखेंगे। आंकड़ों में देखें तो यह कंजम्पशन 945 टेरावाट आवर के आसपास होगा। वर्तमान में जापान का कुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ही है। रिपोर्ट की माने तो डेटा सेंटर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। वर्तमान में डेटा सेंटर्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका 30% उत्पादन कोयले के जरिए होता है। वैश्विक स्तर पर USA, यूरोप और चीन में स्थित डेटा सेंटर्स कुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 85% की हिस्सेदारी रखते हैं। बड़ी टेक कंपनीज अपनी ऊर्जा जरूरतों को समझते हुए इस दिशा में कदम उठा रही हैं। गूगल ने बीते साल स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ एक डील साइन की, जिससे गूगल के AI से जुड़े एप्लीकेशंस के लिए जरूरी ऊर्जा हासिल हो सके और गूगल AI की रेस में लीड ले सके। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी भी
ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उपयोग करती हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि डेटा सेंटर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए आप एक बार हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहे जिबली या गिबली स्टाइल इमेजेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक गिबली इमेज को तैयार करने में उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जितने में आप अपने स्मार्टफोन को 50% तक चार्ज कर सकते हैं। लोगों ने गिबली ट्रेंड का इतना यूज किया कि ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने गुजारिश की, कैन यू ऑल प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज इनसेन, आवर टीम नीड्स स्लीप। भाव ये था कि डेटा सेंटर्स और इंजीनियरिंग टीम को रेस्ट की जरूरत है। हालांकि ये बात अलग है कि ये ट्वीट करते वक्त उनके ट्विटर की प्रोफाइल पिक पर उनकी गिबली इमेज ही लगी हुई थी। 10 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही है। यह पर्व जैन समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैन समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण पर्वों में पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, पंच कल्याणक पर्व और दीपमालिका पर्व शामिल हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में ब्राइट हाफ ऑफ द मून यानी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। एक मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। वर्तमान में यह जगह बिहार के वैशाली जिले में है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। वे लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थीं। शुरुआत में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे। बाद में वे 30 साल की अवस्था में घर छोड़कर सन्यासी हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान एक बार भी वस्त्र नहीं बदले, जबकि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की और इसी कारण वे महावीर अर्थात महान शूरवीर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। उनके द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले को जैन कहा जाता है। जैन धर्म के प्रमुख 5 व्रत हैं: अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अमृषा अर्थात झूठ नहीं बोलना, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना। महावीर स्वामी ने इसमें से केवल 5वां व्रत जोड़ा है। 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। जैन धर्म मानता है कि सभी आत्माएं बराबर हैं। जैन धर्म में मक्खी और इंसान बराबर ही हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब बराबर है। जैन धर्म की इसी विशेषता के चलते इसे व्यापारियों के द्वारा ही ज्यादा अपनाया गया। किसान जिन्हें फसल बचाने के लिए कीटों को मारना पड़ता था, इन नियमों को मानने में असमर्थ थे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल हैं। जैन धर्म के तर्क के मुताबिक सही समझ और ज्ञान विकसित कर मनुष्य को स्वयं के मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि इसमें सम्यक आचरण भी जोड़ दिया जाए तो मनुष्य मुक्ति या निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जैन धर्म में अनेकांतवाद यानी वास्तविकता की बहुआयामी प्रकृति और स्यादवाद शायद का सिद्धांत भी प्रचलित है। इन सिद्धांतों का मतलब है कि वास्तविकता बहुत जटिल होती है। वास्तविकता के कई आयाम होते हैं। किसी एक फैक्ट या तथ्य के आधार पर वास्तविकता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरकार ने देश में अन्य थीम आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के साथ तीर्थंकर सर्किट को विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बिहार में वैशाली, आरा, मसाढ़, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी स्थलों का विकास किया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी की धारा 44(3) को रिपील करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि इस सेक्शन ने आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को खत्म कर दिया है। देखिए, आरटीआई एक्ट की एक धारा है 8(1)(j। इसके मुताबिक ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर गैर जरूरी आक्रमण करेगी, इस सूचना को विथहोल्ड किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि अगर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हो कि सूचना का प्रकटीकरण व्यापक सार्वजनिक हित में है, तो सूचना को पब्लिक में जारी किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी की धारा 44(3) आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) को संशोधित करती है। इसके मुताबिक सरकारी संस्थाएं निजी सूचनाओं से जुड़ी सूचना को विथहोल्ड कर सकती हैं। इसमें सार्वजनिक हित का कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। इन्हीं प्रावधानों के चलते विपक्ष डीपीडीपी एक्ट की धारा 44(3) को रिपील करने की मांग कर रहा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जलवायु। जलवायु से मतलब किसी जगह या स्थान का कई वर्षों का औसत मौसम होता है। दरअसल जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न है, जबकि मौसम घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, यहां तक कि साल दर साल बदल सकता है। किसी क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को कम से कम 30 वर्षों तक ट्रैक किया जाता है,
तब उसे वहां की जलवायु माना जाता है। पहला सवाल है, नीलगिरी ताहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी ताहर पूरे भारत में पाया जाने वाला एक पहाड़ी जानवर है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत संबंधित हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से या फिर शैव संप्रदाय से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। और अगला प्रश्न था, हाल ही में जारी किए गए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंचायतें तेलंगाना राज्य की हैं। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इंडेक्स को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंचायतें गुजरात राज्य की हैं। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल एक व्यक्ति था तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा को USA से भारत लाया गया है। अब उसे भारत में मुकदमे का सामना करना होगा। इस पूरी खबर में आपने सुना होगा कि USA द्वारा तहव्वुर हुसैन राणा को भारत की NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण किया गया है। हम जानेंगे कि एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण होता क्या है। प्रत्यर्पण एक औपचारिक प्रक्रिया यानी फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें एक देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है, जिससे दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराधों के लिए व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके या उसे दंडित किया जा सके। प्रत्यर्पण दो देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय संधि या बहुपक्षीय संधि द्वारा शासित होता है। अगर किसी देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण को लेकर संधि नहीं है तो उस देश से किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण होना बहुत रेयर है। देशों के बीच संधि होने के बावजूद प्रत्यर्पण अक्सर विवादास्पद और लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधियों में अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान है कि अगर अपराध राजनीतिक है तो दोनों में से कोई भी देश प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर सकता है। हर संधि के प्रावधान अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर सबके प्रोसेस में एक बात कॉमन होती है कि जिस देश के जुरिस्डिक्शन में अपराध किया गया होता है वही देश दूसरे देश से किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद व्यक्ति जिस देश में मौजूद होता है वहां पर लीगल प्रोसेस शुरू होती है। इसमें आरोपी व्यक्ति भी पुनर्विचार के लिए याचिका लगाता है। लीगल प्रोसेस पूरी होने के बाद प्रत्यर्पण याचिका को मंजूरी दी जाती है। आमतौर पर जिस देश की याचिका होती है उसके ऑफिशियल्स कस्टडी लेने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कि तहव्वुर राणा मामले में भारत से NIA के सीनियर ऑफिशियल्स की टीम लॉस एंजल्स यानी USA गई थी। साथ ही 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण को लेकर कुछ समझौते हैं, लेकिन वे बाइंडिंग नहीं है। भारत और USA के बीच प्रत्यर्पण संधि साल 1997 में हुई थी। इन संधियों के बावजूद प्रत्यर्पण आसान नहीं होता। तहव्वुर राणा मामले में भारत ने USA से 1 दशक पहले रिक्वेस्ट की थी। भारत की याचिका को मंजूरी 2023 में जो बाइडेन यानी कि USA के पूर्व राष्ट्रपति के प्रशासन के दौरान मिली और फरवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की USA यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सहमति दी थी। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में ज्योतिराव फुले की विशाल प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उनका जन्म माली जाति में हुआ था। परंपरागत तौर पर यह समुदाय बागवानी और फूलों से जुड़े काम किया करता था। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है। महात्मा फुले 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक थे। उनकी जीवनी के लेखक धनंजय कीर के मुताबिक फुले को महात्मा की उपाधि उनके साथी सुधारक विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दी थी।
बताते हैं कि ज्योतिबा फुले अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे और वहां उन्हें अपने सोशल बैकग्राउंड के चलते अपमान सहना पड़ा था। वे तुरंत वहां से चले आए और उसी दिन उन्होंने समाज में फैली जाति व्यवस्था से लड़ने की कसम खा ली। वे थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह भरोसा हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना बेहद अहम है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। सत्यशोधक समाज का एक मकसद उच्च जाति के वर्चस्व वाले सुधार आंदोलनों जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज आंदोलन का विकल्प बनना था। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में वे लिखते हैं कि हमारे ग्रह पर सभी मनुष्य समान हैं। उनमें से कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र कैसे हो सकते हैं? क्या वे सभी की तरह जन्म नहीं लेते और मरते नहीं? क्या उनमें सभी की तरह अच्छे और बुरे गुण नहीं होते हैं? ज्यादातर लोग ज्योतिबा फुले को भारत में पहले बालिका स्कूल की स्थापना के लिए भी जानते हैं। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1855 में पुणे में रात्रिकालीन स्कूल भी खोले थे, जहां पर वर्कर्स, किसान और वर्किंग वुमेन शिक्षा हासिल कर सकते थे, जो दिन में अपने काम में बिजी होते थे और रात में आकर पढ़ाई करते थे। उन्होंने 1863 में एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी तैयार किया था, जहां पर गर्भवती विधवा महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थीं। ये पहल सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और समाज में कमजोर स्थिति को पहचानने को दिखाती है। हाल ही में प्लास्टिक पार्क को लेकर कुछ जानकारी संसद में साझा की गई थी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स प्लास्टिक पार्क स्कीम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, प्लास्टिक पार्क एक इंडस्ट्रियल जोन होता है जो कि प्लास्टिक से संबंधित बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ प्लास्टिक के उत्पादन, निर्यात और उससे जुड़े रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। इन पार्क्स का फोकस सतत तरीकों से वेस्ट की रिसाइकलिंग और प्रबंधन पर भी होता है। योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क्स को मंजूरी दी गई है। इनमें तामोट मध्य प्रदेश, जगदीशपुर ओडिशा, तिनसुकिया असम, बिलोवा मध्य प्रदेश, देवघर झारखंड, तिरुवल्लुर तमिलनाडु, सितारगंज उत्तराखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, गंजीमठ कर्नाटक और गोरखपुर उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के 2022 के अनुमान के मुताबिक भारत प्लास्टिक के वैश्विक निर्यात में 12वें स्थान पर है। 2014 में इसमें बहुत तेजी शुरू हुई और उस समय से बहुत तेजी से इसमें वृद्धि हुई है। ये वृद्धि प्लास्टिक के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क स्थापित करने जैसे प्रयासों का परिणाम है। भारत में प्लास्टिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें यूनिट्स बहुत छोटे आकार के और फ्रेगमेंटेड हैं। भारत सरकार की इस प्लास्टिक पार्क योजना से प्लास्टिक का निर्माण करने वाली यूनिट्स को एक जगह पर डेवलप करके सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस योजना के अलावा भी सरकार प्लास्टिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रयास कर रही है, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन। पॉलीमर एंड प्लास्टिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया है। साथ ही प्लास्टिक के क्षेत्र में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी में लाखों लोगों की जान गई थी। साथ ही दुनिया में H5N1, मीजल्स, एमपॉक्स और इबोला जैसी बीमारियां चिंता का मुद्दा बनी रहती हैं। इसके मद्देनजर 2021 में WHO के सदस्य देशों ने एक ऐसे समझौते को लेकर बातचीत शुरू की थी जो भविष्य में होने वाली महामारियों से निपटने में सक्षम हो। कोविड महामारी में तमाम जानें सिर्फ इसलिए गईं क्योंकि समय रहते जानकारी साझा नहीं हुई। जानकारी साझा हो गई तो एक कॉमन प्रोटोकॉल नहीं था जो सभी देशों में लागू कर दिया जाता। कई देशों में वैक्सीन और हेल्थ केयर की अन्य सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन कई देशों में लोग ऑक्सीजन और बेसिक सैनिटेशन की कमी के चलते मारे गए। तो WHO के स्तर पर एक इस तरह के समझौते को लेकर रूपरेखा तय करने की बात की गई जो दुनिया को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करे। महामारी जैसे स्थितियों में देशों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये पहले से तय हो, जिसे वक्त आने पर लागू किया जा सके। एक बार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाने पर फिर प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं रहता।
इस समझौते को लेकर रूपरेखा का ड्राफ्ट तय करने की आज फाइनल डेट यानी 11 अप्रैल को फाइनल डेट है, क्योंकि अगले महीने WHO की सालाना बैठक का आयोजन किया जाना है, जहां इस ड्राफ्ट के आधार पर एक वैश्विक समझौता तैयार किया जाएगा। हालांकि खबर आ रही है कि एक फाइनल ड्राफ्ट पर सबकी सहमति बनाने में कई चुनौतियां आ रही हैं। कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं, जैसे खतरनाक पैथोजेंस का डेटा देश आपस में कैसे साझा करेंगे, तकनीक के स्तर पर साझेदारी कैसे होगी, वैक्सीन के निर्माण में लागत बहुत ज्यादा आती है, अगर कोई देश वैक्सीन बना लेगा तो दूसरे देश को तकनीक देनी होगी या वैक्सीन को कमर्शियली बेचा जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट फार्मा सेक्टर भी स्टेक होल्डर होता है। WHO का कहना है कि एक वैश्विक समझौते की रूपरेखा अभी तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर यह ड्राफ्ट अभी तय नहीं हुआ तो शायद आगे कभी नहीं हो सकेगा। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी कंपनी की गोपनीय या गैर सार्वजनिक जानकारी का फायदा उठाते हुए उस कंपनी के स्टॉक, बॉन्ड आदि को खरीदकर मुनाफा कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो कंपनीज का मर्जर होने वाला है। मर्जर की पब्लिक अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को यह मालूम है कि मर्जर होगा और उसके बाद कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। अब इस जानकारी का फायदा कंपनी के CEO जैसे पद पर बैठा व्यक्ति उठा ले और अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर शेयर्स खरीद ले। बाद में जब कंपनी मर्जर अनाउंस करे तो शेयर्स को बढ़े हुए दामों पर बेच दे। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। USA दुनिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि की है। भारत ने वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था नीलगिरी ताहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी ताहर पूरे भारत में पाया जाने वाला एक पहाड़ी जानवर है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि नीलगिरी ताहर पूरे भारत में नहीं बल्कि भारत के दक्षिणी हिस्से में पाया जाने वाला एक पहाड़ी जानवर है। और अगला प्रश्न था, अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत संबंधित हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय से। सही जवाब है जैन धर्म, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।